हमारी कहानी शुरू होती है हमारी प्रोटैगनिस्ट श्विन से, एक यंग अनएम्प्लॉयड लड़की जो अपनी लैंडलेडी से बात कर रही होती है। लेकिन लैंडलेडी गुस्से में बोलती है कि आज कल सब चीजों के दाम बढ़ रहे हैं और अगर उसे प्रॉब्लम है तो वो घर छोड़ सकती है क्योंकि किराएदार की कोई कमी नहीं है। असल में आज कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने का दिन था, इसलिए अगर श्वेन रेंट बढ़ा हुआ एक्सेप्ट नहीं करती तो उसे सड़क पर सोना पड़ता। लेकिन श्वेन को ऐसे जबरदस्ती पैसे निकलवाना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने हल्का सा स्मार्ट स्माइल दिया और बोल दिया कि फिर वो ये घर नहीं लेगी। बेचारी के पास एक पैसा तक नहीं था और अभी अभी उसकी जॉब भी चली गई थी। ऐसे में वो कोई बड़ा डिसीजन लेने की हालत में नहीं थी। लैंडलेडी भी नहीं मनी और मजबूरन श्विंग को अपना सामान पैक करके निकलना पड़ा। तभी हॉलवे से जोर जोर की आवाज आई। कोई चिल्लाते हुए कह रहा था कि अगर पैसे नहीं थे तो घर रेंट पर लिया ही क्यों। सिर्फ हैंडसम फेस से बिल पे नहीं होते। जो भी था यूज बहुत ड्रामा के साथ बाहर निकाला जा रहा था। नेचुरली श्वीन को क्यूरियोसिटी हुई और वो देखने चली गई कि कौन है जो उसकी तरह बेघर हो रहा है। उसने देखा कि वो एक बहुत हैंडसम लड़का है जिसका नाम लिन जिन है। शायद वो पहले कभी यूज देख चुकी थी। फ्रेंडली होते हुए उसने पूछा क्या उसकी लैंडलेडी ने भी रेंट बढ़ा दिया, लेकिन लड़के ने थांदे अंदाज में मना कर दिया। यह सुन के श्वें थोड़ी सरप्राइज हुए, मतलब वो उससे भी बुरी सिचुएशन में था। इतना रिच फेस होने के बावजूद उसके पास एक पैसा तक नहीं था। फिर भी श्वीन ने बात बढ़ाई और मजाक में पूछा क्या वो अपनी लुक्स के बदले रहने की जगह लेने की कोशिश कर रहा था, जिससे एटमॉस्फेयर ऑकवर्ड हो गया। लड़की गॉसिप पसंद करती थी और सच जाना चाहती थी। तब लिंजिन ने बताया कि उसने प्रॉमिस किया था कि महीने के एंड में पूरा रेंट देगा। स्ट्रैटेजी बुरी नहीं थी, लेकिन श्वें को फिर भी लगा ये और भी बेकार आइडिया है। लड़का क्लियरली इरिटेट हो गया और एलिवेटर में चढ़ने लगा, लेकिन श्वीन भी उसी तरफ जा रही थी। नीचे स्ट्रीट पर आके दोनों चुप हो गए। तभी एक आदमी उन्हें देखकर रुक गया, जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। उसे लगा दोनों एक परफेक्ट रिच कपल लाग रहे हैं। बिना किसी फॉर्मल बात के उसने उन्हें टीवी शो ज्वाइन करने का ऑफर दिया और बोला कि वो जल्दी फेमस हो सकते हैं। दोनों ने तुरंत मना कर दिया, लेकिन फिर उसने बोला कि जीतने पर 1 मिलियन कैश मिलेगा। यह सुनते ही श्वीन की आंखें चमक उठीं। उसके लिए यह पैसा लाइफ बदल सकता था। उसने तुरंत लिंजिन का हाथ पकड़ लिया और अमाउंट रिपीट करने लगी। लेकिन लड़का कंफ्यूज था, जैसे कह रहा हो इसका मुझसे क्या लेना देना। श्विन ने समझाया कि ऑफर उन दोनों के लिए है, लेकिन लड़का बोला क्या वो किसी स्कैमर पर बिलीव कर रही है। श्विन ने जवाब दिया कि डर किस बात का, दोनों के पास है ही क्या जो कोई चुरा लेगा। वो तो उस आदमी की वॉच भी नहीं खरीद सकते और अगर वो स्कैम निकला तो वॉच चुरा के भाग जाएंगे। यह सुन के लड़का शॉक हो गया और बोला अगर वो उन्हें नॉर्थ म्यांमार ले गया तो। श्विन ने कैजुअली बोला कि वो उसकी प्रोटेक्शन करेगा। लड़का इरिटेट हो गया क्योंकि उसने कब बोला, लेकिन श्विन ने कह दिया कि दोनों फेट से जुड़े हुए हैं, बस 10 मिनट पहले मिले हैं। फिर भी दोनों बेघर हैं और अचानक 1 मिलियन का चांस मिला है, इसलिए एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। स्कैमर जैसा आदमी उनकी बात सुनकर खुश हो गया और बोला कि दोनों ऑलरेडी रेडी हैं, बस कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है और फिर लग्जरी विला, टेस्टी फूड और 1 मिलियन जीतने का चांस मिलेगा। श्विन होपफुल होकर हाथ बढ़ाती है और लिंजिन को फ्रेंड बोलकर उसे इनवाइट करती है कि वो उसके साथ ये एडवेंचर ज्वाइन करे। उसके दिमाग में था कि शो के बाद दोनों अपनी अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस चले जाएंगे। थका हुआ लड़का फाइनली पूछता है कि ये शो है क्या। तब आदमी टाइटल दिखाता है, हु इज द रियल बिलियनियर। ये सुन के श्विन कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि वो क्लियरली जानती है कि दोनों में से कोई भी बिलियनियर के आसपास भी नहीं है। उसने पहले ही मान लिया था कि 1 मिलियन जीतना उसके बस की बात नहीं है, लेकिन वो आदमी उन्हें तसल्ली देता है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्हें सिर्फ अमीर होने का नाटक करना है। वो समझाता है कि शो में 4 ग्रुप्स होंगे और उनमें से सिर्फ एक ग्रुप असली बिलियनियर्स का होगा। फिर व्यूअर्स गेस करेंगे कि कौन सा ग्रुप सच में अमीर है और अगर वो ऑडियंस को बेवकूफ बना देते हैं तो पूरा प्राइज उनका होगा। ये सुनते ही श्विन की आंखों में फिर से चमक आ जाती है और वो पूछती है क्या उन्हें सिर्फ हाई सोसाइटी के लोगों जैसा एक्ट करना है। आदमी कहता है हाँ, कुछ ऐसा ही, और साथ ही बताता है कि चाहे वो जीते या ना जीते उन्हें सिर्फ 5 दिन शो में रहने के लिए 1 लाख मिलेंगे।
ये डील दोनों गरीब लोगों के लिए कमाल की थी और शुइन इसी बात का फायदा उठाकर लिन जिन को मना लेती है। आखिरकार वो आदमी अपना नाम जंग काई बताता है, जो शो का असिस्टेंट डायरेक्टर है, और कॉन्ट्रैक्ट उनके सामने रख देता है। दोनों बिना सोचे समझे तुरंत साइन कर देते हैं, क्योंकि एमसी ऐसी अपॉर्चुनिटी कभी मिस नहीं करती। तब जाकर शुइन को अपने पड़ोसी का नाम पता चलता है और वो कहती है कि लिन जिन जो नाम बहुत सुंदर है। लेकिन उसकी बात सुन के जंग काई थोड़ा शॉक हो जाता है और पूछता है, क्या तुम दोनों कपल नहीं हो? ये सुन के शुइन भी हैरान हो जाती है, क्योंकि वो खुद को उस जैसे सीरियस और चुप रहने वाले लड़के के साथ इमेजिन भी नहीं कर सकती। लेकिन वो सब छोड़ो, बिना टाइम वेस्ट किए जंग काई उन्हें 1 लाख वाला कार्ड दे देता है और पासवर्ड भी बताता है ताकि वो यूज कर सकें। साथ ही वॉर्न करता है कि शो शुरू होने में सिर्फ 3 दिन बचे हैं, तो अपनी इमेज प्रिपेयर कर लो। फिर वो उनसे अलविदा कह देता है। दोनों थोड़ी देर के लिए कॉफी पीने रुकते हैं और बीच में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। श्विन नोटिस करती है कि उसका नया पार्टनर बिना पैसे के भी एक ठंडा और रॉयल ऑरा रखता है। जब वो कुछ बोलती है तो लड़का सीधा पूछ लेता है कि पैसे कैसे बांधेंगे। वो चाहता है अभी डिसाइड हो जाए, लेकिन फिर खुद ही कहता है कि पैसे उसके पास रहने दे और शो के बाद डिसाइड करेंगे। तब श्विन सजेस्ट करती है कि अगर वो जीत गए तो प्राइज आधा आधा बांटेंगे, और अगर हार गए तो 1 लाख भी इक्वली बांटेंगे। लिंजिन को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती और दोनों एक टोस्ट करके डील पक्की कर लेते हैं। उन्हें भी लगता है कि यह एक जबरदस्त एडवेंचर होने वाला है। टीन डिनपाल बाहर में निकाल जाते हैं और इंटरनेट पर शो को लेकर लोगों के कमेंट्स फट पड़ते हैं। कुछ लोग एक्साइटेड हैं तो कुछ इसे बेकार और शैलो बोल रहे हैं। पहला ग्रुप एक सुपर फैंसी कार में एंट्री लेता है, जिसे देखकर लोग ऑलरेडी बात करने लगते हैं। वो एक खूबसूरत कपल है जो सच में बहुत अमीर लगता है। लड़की यान अपना और अपने बॉयफ्रेंड श्याओ यी का इंट्रोडक्शन देती है। डायरेक्टर बोलता है दोनों साथ में परफेक्ट लग रहे हैं, लेकिन इंटरनेट पे लोग डिवाइडेड हैं, क्योंकि कुछ कहते हैं ये लोग बिलियनियर्स के लिए ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। अगला पेयर एक लग्जरी लैम्बोर्गिनी में आता है। एक हैंडसम ब्लॉन्ड लड़का फू यू ग्रीटिंग करता है और उसकी साथी फुआन कैमरा की तरफ प्यार से देखती है। इस बार ये भाई बहन होते हैं और कमेंट्स एक्सप्लोड हो जाते हैं। लोग कहते हैं इनका एटीट्यूड नेचुरल एरोगेंट है और इनके कपड़े इतने महंगे बैग के साथ भी सस्ते लग रहे हैं। तभी एक अजीब आवाज सबका ध्यान खींच लेती है। कोई हेलीकॉप्टर से आ रहा होता है। ये देखकर जंग कई भी शॉक हो जाता है और कहता है ये तो अलग लेवल की अमीरी है, ये भी भाई बहन होते हैं। चिंजिन और चिंजा लड़का ऑकवर्ड स्माइल के साथ लेट होने के लिए सॉरी बोलता है और कहता है ट्रैफिक से बचने के लिए हेलीकॉप्टर लिया, और क्योंकि लड़की सुबह उठने वाली नहीं है। ये सुनते ही चिंजा यूज गुस्से से घुरती है। लोग कहते हैं कि दोनों में कनेक्शन कम लग रहा है। फिर भी हेलीकॉप्टर एंट्री ने सबको इंप्रेस कर दिया। टैब कोई कमेंट करता है कि अगर लास्ट टीम रॉकेट से नहीं आई तो मजा नहीं आएगा। लेकिन सबको शौक तब लगता है जब एक सिंपल बाइक आती दिखती है। उस बाइक के पीछे बैठी शून टेंशन में पूछ रही होती है क्या ऐसे आने से लोगों को डाउट नहीं होगा कि वो गरीब हैं। लेकिन लड़का बिना जवाब दिए बस तेज तेज पेडल करता रहता है, इतना तेज कि दोनों गिरते गिरते बचते हैं और शुइन उसकी कमर को टाइट पकड़ लेती है। वो कहती है ध्यान से चलाओ, तुम आलू का बोरा नहीं ले जा रहे। तब लड़का फाइनली जवाब देता है कि क्या ड्राइव करते हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बस तुम्हें ऐसे बिहेव करना है जैसे तुम सच में अमीर हो। शुइन को भी लगता है वो सही कह रहा है, क्योंकि सिंपल रहने से कम अटेंशन मिलेगा। लेकिन इंटरनेट पर लोग फिर से फट पड़ते हैं और पूछते हैं क्या ये सच में लास्ट ग्रुप है, क्योंकि ये कंटेस्टेंट्स कम और प्रोडक्शन टीम ज्यादा लग रहे हैं। सबको सरप्राइज करते हुए श्विन कैमरा के सामने अपना इंट्रोडक्शन देती है और लिंजिन जो को अपना दोस्त बताती है। बेचारा डायरेक्टर गुस्से में आ जाता है कि सब लोग महंगी गाड़ी और डिजाइनर कपड़ों से रिच बनने का नाटक कर रहे हैं और ये दोनों साइकिल पर आ गए। फिर भी डायरेक्टर मान लेता है कि लिन जिन जो काफी काम है, जैसे वो सच में अमीर हो, और उसकी एक्टिंग इतनी नेचुरल है कि लोग इजीली बिलीव कर लें। वहीं श्वेन को पूरा यकीन होता है कि दोनों मिलकर शो जीत सकते हैं, जैसे सब कुछ ऑलरेडी फिक्स हो। फिर भी जंग कई पूछता है कि तुम दोनों साइकिल से क्यों आए। अंदर ही अंदर वो सोच रहा था कि ये दोनों इतने लग्जूरियस लोगों का कैसे सामना करेंगे जो लैम्बोर्गिनी और हेलीकॉप्टर में आए हैं। लेकिन ये कपल बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं लगता और लैम्बोर्गिनी देखकर भी उनके एक्सप्रेशन चेंज नहीं होते। तब श्वेन कामली बोलती है कि वो इस लाइफस्टाइल से बोर हो चुकी है
और लड़के के पास जाकर कहती हैं कि दोनों ने लो कार्बन एमिशन वाली लाइफ चूज की है। ये सुन के सच में सब शॉक हो जाते हैं। इन्वायरमेंटल कार्ड खेल दिया उसने। लिन जिन जो भी सपोर्ट करता है और कहता है कि इस तरह वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये मूव इतना स्ट्रांग था कि डायरेक्टर भी अग्री कर लेता है। इंटरनेट पर लोग कमेंट करते हैं कि काश सब अमीर लोग ऐसे सोचते। किसी को भी डाउट नहीं होता कि ये दोनों बिलियनियर नहीं हैं, क्योंकि ना ही उन्हें हेलीकॉप्टर और लग्जरी कार्स देखकर इनसिक्योरिटी होती है और ना ही उनका कॉन्फिडेंस हिलता है। श्विन खुद सरप्राइज हो जाती हैं कि लिन जिन जो कितना परफेक्ट रोल प्ले कर रहा है। मतलब अब उससे सिर्फ अपने बिहेवियर पर फोकस करना है। लिन जिन जो भी उससे गहरी नजरों से देखता है, जैसे उससे समझने की कोशिश कर रहा हो। फाइनली सब ग्रुप्स मैंशन के अंदर गैदर होते हैं, जहां वो 5 दिन रहने वाले हैं। उनका कपल सबसे लास्ट में हॉल में एंटर करता है और फुआन तुरंत ताना मार देती है कि तुम लोग साइकिल से आए हो, इसलिए इतना लेट हुए। नेक्स्ट टाइम बोलना, मैं अपने भाई से लैम्बोर्गिनी में पिक करवा दूंगी। इस पर श्विन बिल्कुल चिल रहती है और बोल देती है कि अगर तुम ड्राइवर बनना चाहती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो ऐड करती है कि उससे स्पोर्ट्स कार्स पसंद नहीं है, क्योंकि वो कंफर्ट प्रेफर करती है। इसलिए अगर पिक करना है तो गाड़ी चेंज करना पड़ेगा। इंटरनेट पर लोग पागल हो जाते हैं, क्योंकि श्विन ने इतना स्मार्ट रिप्लाई दिया कि सामने वाली की बोलती बंद हो गई। फुआन को गुस्सा आ जाता है कि श्विन ने ऐसे कैसे बोल दिया। वो उनका मजाक उड़ा रही थी और अपनी कार का शो ऑफ करना चाहती थी। लेकिन यहां तो उल्टा उससे ही बॉस जैसा ट्रीट मिल गया। वो बात खत्म करते हुए बोलती है कि तुम लोग साइकिल से ही जाओ। तब तक लिन जिनजो बिल्कुल चुप था, जैसे कोई डेकोरेशन हो। तब फुएं अपनी बहन पर गुस्सा होता है और कहता है, चुप हो जा। और जब फाइनली लिन जिनजो बोलता है तो कहता है कि उसे सेकंड हैंड लैम्बोर्गिनी में राइड करना पसंद नहीं। ये सुनते ही दोनों के फेस देखने लायक हो जाते हैं। शायद उसने सही पॉइंट हिट कर दिया, या फिर बस उन्हें टेस्ट कर रहा था। जो भी हो, इस बात से श्विन भी इंप्रेस हो जाती है कि उसने सिर्फ एक नजर में कैसे समझ लिया। क्यूरियोसिटी में वो पूछती है और लड़का कहता है कि वो कार पहले उसकी थी। ये सुन के श्विन हंस पड़ती है। वो उसे सीरियसली नहीं लेती और बोलती है, ब्रो मेरे सामने एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। तब लड़का इरिटेट होकर बोलता है कि उसे उसकी बहन बनने का नाटक भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी कोई बहन नहीं है। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है और श्विन सोचती रह जाती है कि ये लड़का चाहे गरीब हो पर एटीट्यूड फुल है। तब चिन जिन टॉपिक चेंज करता है और कहता है, डायरेक्टर ने कहा था कि खाने का अरेंजमेंट खुद करना है, तो लंच का क्या प्लान है। तब शियाओ ये बोलता है कि एक बहुत अच्छा जापानीज रेस्टोरेंट है जहां रिजर्वेशन चाहिए होता है, लेकिन वो वीआईपी है तो डायरेक्टली ले जा सकता है। अगर सब चाहें तो वो ट्रीट देगा। उसकी गर्लफ्रेंड भी सपोर्ट करती है और सबको इनवाइट करती है। लेकिन फुआन फिर बोल पड़ती है कि जापानीज फूड में क्या खास है और वेस्टर्न फूड बेटर है। वो एक 5 स्टार रेस्टोरेंट का सजेशन देती है जहां सॉफ्ट मीट और बेस्ट सर्विस मिलती है। उसका भाई भी सपोर्ट करता है। फिर चिनजिन बोलता है कि वो एक और वेस्टर्न रेस्टोरेंट जानता है जहां सिर्फ 5 टेबल्स पर डे सर्व होते हैं और वो सबको वहां ले जा सकता है। लेकिन उसकी बहन को ये आइडिया पसंद नहीं आता। वैसे भी फुआन का एटीट्यूड पहले से ही अच्छा नहीं लग रहा था। वो इनडायरेक्टली बोलती है कि चिन जिन बिल देने से बच रहा है, लेकिन अगर पैसे प्रॉब्लम है तो उसका भाई ओनर से बात कर लेगा और वो खुद पे करेगी। ये सब देखकर लगता है कि सब लोग बस पैसे दिखाने के लिए लड़ रहे हैं और प्रूफ करना चाहते हैं कि कौन ज्यादा अमीर है। वो इरिटेट करने वाली लड़की सीधा शुइन की तरफ मुड़ती है और पूछती है कि इतनी बड़ी डिबेट के बीच उसने कुछ बोला क्यों नहीं। ये सुन के शुइन थोड़ी स्ट्रेस हो जाती है, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बात उस पर आ जाएगी। उसके पास खड़ा लिन जिनजो बस चुपचाप सब देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगी। लेकिन उससे इतना पता होता है कि अगर शुइन हेल्प मांगेगी तो वो जरूर उसकी मदद करेगा। लेकिन शुइन बिल्कुल नर्वस नहीं होती और सबको कहती है, 1 मिनट उसकी बात सुनो। वो कामली बोलती है कि इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है और डिसाइड करती है कि आज का लंच फुअन देगी, कल श्याओयी और उसके बाद चिन जिन। ये प्लान सबको ठीक लगता है, लेकिन उन्हें थोड़ा अजीब भी लगता है। फुअन अंदर ही अंदर गुस्से से चल रही होती है। समझ नहीं पा रही होती कि ये लड़की बिना एक पैसा खर्च किए बॉस जैसा बिहेव कैसे कर रही है। लेकिन शुएन बिल्कुल टेंशन नहीं लेती,
क्योंकि इंटरनेट पर लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं और ऑडियंस को लग रहा होता है कि वही असली बिलियनर है। अब तो शुइन के लिए परफेक्ट मोमेंट था और फुअन फिर से उसकी शांति बिगड़ने की कोशिश करती है। वो कहती है कि शुइन सिर्फ उनके पैसे का फायदा उठाकर 3 दिन फ्री लंच खाना चाहती है। शुइन काम रहने की कोशिश करती है और कहती है कि बात को गलत मत समझो, क्योंकि तुम लोग खुद ही सबको ट्रीट देने की बात कर रहे थे और उससे 3 मील्स के पैसे की कोई परवाह नहीं है। लेकिन फुअन उसकी बात इग्नोर कर देती है। तब शुइन बोलती है कि अगर तुम्हें रिग्रेट हो रहा है तो वो और लिन जिनजो खुद पाए कर देंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। लेकिन ये बात बाकी तीनों को बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि वो यहां अपनी अमीरी दिखाने आए हैं और वो नहीं चाहते कि ये कपल उनसे ज्यादा शाइन करे। फुअन का फेस तुरंत डार्क हो जाता है। सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है, लेकिन चिन जिन एटमॉस्फेयर को नॉर्मल करने के लिए शुइन का प्लान एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि सब टर्न वाइज पाए करेंगे। ये सुन के शुइन को रिलीफ मिलता है और लिन जिनजो अंदर ही अंदर इंप्रेस होता है, क्योंकि उससे नहीं लगा था कि वो लड़की सब कुछ अकेली हैंडल कर लेगी और उसने एक बार भी उससे हेल्प नहीं मांगी। जब मैटर सॉल्व हो जाता है तो शियाओ ये ऑफर करता है कि वो उन्हें रेस्टोरेंट तक राइड देगा, क्योंकि वो थोड़ा दूर है। शुइन तुरंत मान जाती है। भला कौन साइकिल चूज करेगा जब लग्जरी कार और एसी मिल रहा हो। फिर सब बिना और बात के निकल पड़ते हैं। शुइन कार में बैठकर बाहर का व्यू एंजॉय करती है। उसने पहले कभी रोल्स रॉयस में ट्रैवल नहीं किया था और अब उससे लगता है कि यह दुनिया की बेस्ट कार है। वो इतनी एक्साइटेड हो जाती है कि उसके एक्सप्रेशंस कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। फिर जल्दी से खुद को संभाल लेती है, क्योंकि अब वो बिलियनर है और उसे किसी लग्जरी पर सरप्राइज नहीं दिखाना चाहिए। फ्रंट सीट में शियाओ यी को लग रहा होता है जैसे वो अपने बॉसेस को ड्राइव कर रहा है। इंटरनेट पर लोग सिर्फ उन दोनों पर फोकस कर रहे होते हैं, क्योंकि दोनों का बिहेवियर इतना सिमिलर है कि उन्हें कपलशिप करना इम्पॉसिबल नहीं है। फिर बात रेस्टोरेंट याया पर आती है, जहां पर पर्सन 10,000 लगता है। ये फेक रिच लोगों के लिए परफेक्ट टेस्ट था। जैसे ही सब बैठते हैं, वेटर तुरंत खाना सर्व करता है। शुइन नोटिस करती है कि लिन जिन जो टेबल मैनर्स में कितना परफेक्ट है, जैसे वो सच में रिच फैमिली से हो। इससे वो खुश होती है कि उससे एक परफेक्ट पार्टनर मिला। लेकिन वो उससे इतनी बार देख रही होती है कि लड़का थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, जबकि शुइन सोच रही होती है कि वो कितनी लकी है। तब लिन जिन जो सोच रहा होता है कि शायद लड़की को मीट कट करना नहीं आता, इसलिए वो हेल्प करने का डिसाइड करता है। वो परफेक्ट तरीके से स्टेक कट करके उसे प्लेट देता है और पोलाइटली बोलता है कि खाओ। ये सीन इतना क्यूट होता है कि फैंस बस उनकी केमिस्ट्री की तारीफ करते रहते हैं। लेकिन ये सब देखकर फुअन जल उठती है। वो डिसाइड करती है कि दोनों को अलग करना पड़ेगा और जल्दी। वो यहाँ का अटेंशन ग्रैब करती है और उसके नेकलेस की तारीफ करती है। पूछती है क्या वो लग्जरी ब्रांड का है, क्योंकि वो खुद कभी रिजर्व नहीं कर पाई। यहां भी उसकी तारीफ वापस करती है और उसके बैग के बारे में पूछती है। फुअन कहती है दोनों का टेस्ट सिमिलर है और फिर चांस लेकर शुइन से पूछती है उसके कपड़ों का ब्रांड क्या है। लेकिन शुइन स्मार्ट निकलती है और बोलती है कि वो फॉरेन ब्रांड्स की जगह लोकल ब्रांड्स प्रेफर करती हैं, क्योंकि वो ओरिजिनल होते हैं और प्राइस भी अच्छा होता है। वो सजेस्ट करती है कि फुअन ऑनलाइन देख सकती है। ये सुन के फुअन को लगता है कि अब सबको डाउट हो जाएगा कि शुइन गरीब है। लेकिन जब वो स्क्रीन देखती है तो शॉक हो जाती है। सब लोग अब भी शुइन के साइड हैं और कहते हैं कि फॉरेन ब्रांड्स का ऑब्सेशन ही बेकार है और चाहे वो रिच हो या ना हो, वो उसी को वोट करेंगे। ये सब देखकर जेलस फुआन का सब्र टूट जाता है और वो अपना फोन जोर से टेबल पर पटक देती है और चिल्लाते हुए पूछती है कि शुइन इतना ऑब्वियस नाटक क्यों कर रही है। ये सुन के शुइन थोड़ी शॉक हो जाती है और कुछ बोल भी नहीं पाती कि वो पागल लड़की फिर से चिल्लाने लगती है और अक्यूज करती है कि शुइन सिर्फ फेक और सस्ती चीजें उस करती हैं और सबको पता चल गया है कि वो रिच नहीं है। लेकिन उसकी बात खत्म होने से पहले ही लिन जिन जो बीच में बोल पड़ता है और कहता है कि फुआन के भाई की वॉच ही फेक है। ये सुनते ही दोनों भाई बहन एम्बेरस हो जाते हैं। शुइन खुद सरप्राइज हो जाती है कि उसका पार्टनर बिना बोले उसकी साइड ले रहा है। फुआन गुस्से में चिल्लाती है कि यह झूठ है और प्रूफ मांगती है, लेकिन लड़का बिल्कुल भी नहीं डरता और कहता है
जाके स्टोर में चेक कर लो या यहीं सबके सामने देख लो। ये सुन के फुआन और ज्यादा फ्यूरियस हो जाती है। वो एटीट्यूड बनाए रखने की कोशिश करती है और कहती है कि वो लिन जिनजो से अपॉलॉजी एक्सपेक्ट कर रही है, लेकिन कोई फायदा नहीं। शुइन तो अंदर ही अंदर हंस रही होती है क्योंकि सीन इतना फनी हो गया था। फैंस भी पक्का मान लेते हैं कि फू फैमिली सबसे पहले शो से बाहर होगी, क्योंकि वो लोग गिल्टी लग रहे थे और हर बात पर लड़ रहे थे। तब चिन जिन वेटर को बुलाता है बिल के लिए, लेकिन वेटर कहता है कि उसके बॉस ने कहा है कि ये टेबल स्पेशल गेस्ट की है, इसलिए बिल फ्री है। ये सुन के चिन जिन खुशी से जम कर देता है, क्योंकि उससे लगता है बॉस ने उससे इंपॉर्टेंट गेस्ट बोला है। लेकिन वेटर थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है क्योंकि कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली उसके लिए नहीं था। लिन जिन जो साइड से ये सब देख रहा होता है बिना पेशेंस के, और वेटर बस इतना कह पाता है कि बॉस ने शायद ऐसा ही बोला होगा। चिन जिन फेक इमोशनल पोज देता है लेकिन किसी को इंप्रेस नहीं कर पाता। शुइन अपने दोस्त को हल्का सा नच करके कहती है कि चिन जिन शायद कोई इंपॉर्टेंट बंदा है, लेकिन लिन जिन जो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता। इंटरनेट पर लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि शायद वो सच में रिच हो सकता है क्योंकि उसके कनेक्शन स्ट्रांग लग रहे हैं, जबकि शुइन रिच एक्ट कर रही है, लेकिन अब तक उसने कोई रियल पावर शो नहीं की है। थोड़ी देर बाद सब लोग विला वापस आते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। शुइन फ्रिज में कुछ खाने के लिए ढूंढ रही होती है क्योंकि पहले जो खाना मिला था वो बहुत कम था और वो भूख से परेशान हो रही होती है। अब उससे समझ आता है कि जब प्रोडक्शन ने कहा था मील्स तुम्हें मैनेज करने होंगे, तो मतलब सच में कुकिंग करनी पड़ेगी। सिर्फ एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट जाकर शो ऑफ नहीं चलेगा। अब वो सोच रही होती है कि कौन सी रेसिपी बनाए जो व्यूअर्स को क्लासी लगे। तभी पीछे से आवाज आती है और कोई पूछता है, क्या वो फ्रिज में लवर ढूंढ रही है? वो लिन जिन जो होता है, जो हमेशा अचानक आ जाता है और उससे ऑकवर्ड फील करवा देता है क्योंकि वो बहुत क्लोज खड़ा होता है। शुइन सिचुएशन कवर करने के लिए कहती है कि उसके स्टेटस के हिसाब से उससे बेटर चॉइस चाहिए, लेकिन लड़का फ्रिज से कुछ निकलते हुए कहता है कि जो पसंद हो वहीं चूज करो, दूसरों की सोच की टेंशन मत लो। वो पानी की बोतल खोलता है, तब भी इतना स्टाइलिश लगता है कि शुइन उसकी तरफ देखते रह जाती है। उसकी गर्दन देखकर शुइन सोचती है कि अगर वो अपनी लुक्स का यूज करे तो बहुत सी रिच लड़कियां उसके पीछे पड़ जाएंगी। तब लड़का सीधा बोल देता है कि वो लड़की खुद ही अमेजिंग है। ये सुन के शुइन इंप्रेस हो जाती है क्योंकि ये बात बिल्कुल किसी रिच इंसान जैसी लगती है। अब वो सोचती है कि उससे इस लड़के से और सीखना पड़ेगा। जैसे ही उससे याद आता है कि डिनर का टाइम पास आ रहा है, वो अपनी भूख कंट्रोल करने के लिए केक का स्लाइस खाने लगती है। लेकिन तभी चिन जिन आ जाता है और सरप्राइज होता है कि प्रोडक्शन ने इतना सारा फूड रेडी रखा है। वो कहता है शायद डिनर अरेंज हो चुका है, भले ही कुछ रेडी ना हो। लेकिन शुआओ ये डाउट करता है कि क्या उन्हें खुद कुकिंग करनी पड़ेगी। सिचुएशन से बचने के लिए शुइन बोल देती है कि बाहर का खाना कम खाना बेटर होता है और घर का खाना हेल्दी होता है। ये सुन के कमेंट्स फिर एक्सप्लोड हो जाते हैं और लोग कहते हैं रिच लोग हेल्थ का बहुत ध्यान रखते हैं, जबकि कुछ लोग कहते हैं ये तो बेसिक कॉमन सेंस है। उसकी गर्लफ्रेंड याय लान भी अग्री करती है, लेकिन शुआओ ये कहता है कि उसने कभी कुकिंग नहीं सीखी क्योंकि उसके घर हमेशा मेड्स थीं। वो बताता है कि उनकी मेड मिशेलिन स्टार लेवल की थी और फेमस शेफ्स के साथ काम कर चुकी है, इसलिए उससे कभी कुछ बनाना नहीं पता। तब चिन जिन बोलता है कि उसकी आंटी कुकिंग करती है, इसलिए वो और उसकी बहन बस वहीं खा लेते हैं जो उन्हें सर्व होता है। इन सब प्रिविलेज लोगों की बातें सुनकर शुए अंदर से जलने लगती हैं। उससे याद ही नहीं कितनी बार उसने चूल्हे के सामने अपना हाथ जलाकर खाना बनाया था, सिर्फ पेट भरने के लिए, सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। वो पूछती हैं कि अब क्या करें जब किसी को कुकिंग ही नहीं आती। तब श्याओई पूछता है क्या उसका दोस्त लिन जिन जो कुछ बना सकता है, लेकिन शुएन तुरंत बोल देती है कि उसमें ज्यादा स्किल्स नहीं है, वो बस रेडी खाना खाता है और कुछ नहीं करता। श्याओई थोड़ा डिसएग्री करता है क्योंकि उसे लड़का लेजी नहीं लगता। तब शुएन कवर करते हुए कहती है कि वो बस कैमरास के लिए थोड़ा एक्ट कर रहा है ताकि इनकॉम्पिटेंट ना लगे। कमेंट्स मिक्स्ड हो जाते हैं। कुछ लोग रिच लोगों के अजीब प्रॉब्लम्स पर बात करते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं काश उनके पास भी नैनी और प्राइवेट शेफ होता है। कुछ लोग शुएन के बिहेवियर पर भी बात करते हैं, लेकिन कुछ कहते हैं ये नॉर्मल है क्योंकि कोई भी लेजी पार्टनर नहीं चाहता। तब चिनजिन बोलता है कि फुआन से पूछते हैं शायद उसे कुकिंग आती हो,
और उधर फुआन फोन पर गुस्से से फट रही होती है। वो चिल्लाती है कि उसने 400 युआन से ज्यादा एक फेक वॉच पर खर्च किए और सेलर को धमकी देती है कि अगर एक्सप्लेनेशन नहीं मिला तो केस करेगी और सब बर्बाद कर देगी। फिर बिना पेशेंस के कॉल कट करके चिंजन से पूछती हैं क्या चाहिए। वो पूछता है, क्या तुम्हें कुकिंग आती है? क्योंकि किचन में इतना सामान है लेकिन किसी को बनाना नहीं आता। फुआन सीधा मना कर देती है और कहती है वो और उसका भाई सिर्फ अपने लिए बनाएंगे, वरना किसी को पॉइजन हो सकता है। इंटरनेट पर लोग तुरंत बोलने लगते हैं कि फुआन की वॉच रीसेल थी और उसका रिच गर्ल मास्क धीरे धीरे गिर रहा है। फाइनली डिनर का टाइम आता है और सब किचन में गैदर होते हैं। शुएन इंग्रेडिएंट्स देखकर सोचती हैं कि अगर वो बहुत अच्छा कुक करेगी तो शायद लोगों को डाउट हो जाएगा। तब लिंजन जो आता है और पूछता है, क्या अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रही हो? फिर वो एक बैंगन निकालकर उससे देता है। शुएन उसका हाथ पकड़ लेती है। शायद उससे पता नहीं कि सब यहाँ प्राइवेट मैट्स के साथ पले हैं और कुकिंग नहीं जानते। और सबसे इंपॉर्टेंट, उससे ये भी नहीं पता कि शुएन यहाँ रिच एयर का रोल प्ले कर रही है जो कुछ नहीं कर सकती। वो और पास आता है और पूछता है, क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती? ये सुन के शुएन और नर्वस हो जाती हैं। वो कहता है, ट्रस्ट करो और डिनर मुझे हैंडल करने दो। लेकिन शुएन थोड़ी कंफ्यूज सी उसके हाथ से बैंगन ले लेती है और कहती है कि वो खुद ट्राई करेगी। उसका दिल तेज धड़क रहा होता है और उससे समझ नहीं आता क्यों। वो बस सोच लेती है कि शो का प्रेशर है। जब वो कुकिंग स्टार्ट करती है तो उसे फील होता है कि लिन जिन जो उससे देख रहा है और उसका हाथ कांपने लगता है। लड़का पास आके मजाक में पूछता है, क्या वो बैंगन पर सर्जरी कर रही है? शुएन बिना पेशेंस के बोलती है कि वो बस कट करते वक्त डर रही है। उसके लिए एक्टिंग करना कितना इजी था कि उसे कुकिंग नहीं आती। फिर वो एक्टिंग कंटिन्यू करते हुए शियाओई से पूछती है, स्टफ कैसे ऑन करते हैं? वो बोल देता है, नॉब लेफ्ट घुमाओ, और तुरंत रिग्रेट करता है क्योंकि उसने पहले बोला था कि उसे कुछ नहीं आता। अब वो शुएन से कंपेयर करके खुद को शेफ फील करने लगता है और फैंस को समझ आ जाता है कि शुएन को कुकिंग का बेसिक भी नहीं आता। लिन जिन जो यूजुअल सीरियस फेस के साथ पूछता है, क्या तुम वेजिटेबल स्टर फ्राई के बाद सॉल्ट नहीं डाल सकती? लेकिन शुएन बोल देती है, ऑर्डर मैटर नहीं करता, सब एक एक ही पैन में जा रहा है। तब लड़का उसके पीछे आता है और कहता है, बाकी मैं हैंडल करता हूं। शुएन पूरी रेड हो जाती है, फिर भी कहती है उस पर ट्रस्ट करो और वो लाइफ का बेस्ट खाना बनाएगी। लड़का हल्की सी स्माइल के साथ बोलता है, ये उसका लाइफ का लास्ट खाना होगा। मूड हल्का करने के लिए शुएन कहती है, फ्रेंड्स को एक दूसरे पर ट्रस्ट करना चाहिए। फाइनली लड़का मान जाता है क्योंकि उसके पास ऑप्शन भी नहीं होता। कमेंट्स बरसने लगते हैं। लोग कहते हैं दोनों कितने क्यूट हैं और लास्ट मील वाली बात पर हंस रहे होते हैं। साथ ही शुएन की टेरेबल कुकिंग स्किल्स पर भी मजाक बनता है। लेकिन फिर भी दोनों की केमिस्ट्री सबको क्लियर दिख रही होती है। फिर अटेंशन थोड़ी देर के लिए शियाओई पर चला जाता है क्योंकि उसका बनाया खाना फर्स्ट टाइम के हिसाब से काफी अच्छा लग रहा होता है। उसकी गर्लफ्रेंड टेस्ट करके खुश हो जाती है और कहती है वो टैलेंटेड है। लेकिन लड़का कैजुअली बोलता है कि ये कुछ खास नहीं है। कमेंट्स डिवाइडेड हो जाते हैं। कुछ कहते हैं ये उसका फर्स्ट टाइम नहीं हो सकता और कुछ कहते हैं रिच लोग ऑब्जर्व करके भी सीख जाते हैं। उधर चिंजा अपने भाई को जबरदस्ती खाना खिला रही होती है, लेकिन उसका फेस सब कुछ बता रहा होता है। फिर चिंजिन बोलता है शायद लेटिस की वजह से टेस्ट खराब है, लेकिन वो क्लियरली धरा हुआ होता है अपनी बहन के ठंडे स्टेयर से। और फाइनली शुएन का बनाया हुआ खाना भी रेडी हो जाता है। उस खाने का अपीयरेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और ये बात लिन जिनजो की नजरों से बच नहीं पाई। लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ा क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि वो इंसान खा सकता है। शुएन को अच्छा लगा जब उसके कलीग ने सीधा खाना उसके दोस्त के मुंह में डाला। जैसे ही लड़के ने बैंगन टेस्ट किया, वो थोड़ा सोचने लगा और फिर बोला कि इतना बुरा भी नहीं है। शायद वो सिर्फ कैमरास के लिए ऐसे बेकार दिखा रही थी, लेकिन टेस्ट एक्चुअली अच्छा था। चिन जिन तुरंत लिन जिनजो के पास आता है और पूछता है क्या ये खाना खाने लायक है, लेकिन वो सिर्फ ठंडा सा हाँ बोलता है। जब चिन जिन खुद टेस्ट करने की कोशिश करता है तो लिन जिनजो तुरंत प्लेट हटा लेता है और प्रोटैगनिस्ट की तरफ मुड़कर उससे थैंक यू बोलता है और उसे शेफ कहता है। ये सुनकर शुएन सच में दिल से मुस्कुरा देती है क्योंकि उसके लिए बस इतना काफी था कि उसका पार्टनर उसके बनाए खाने को थोड़ा भी पसंद करे।
दूसरी तरफ चिन जिन बहुत जेलस हो जाता है। उससे समझ नहीं आता इतना बेकार दिखने वाला खाना टेस्टी कैसे हो सकता है। उससे लगता है शायद लिन जिनजो सिर्फ लड़की को इम्प्रेस कर रहा है। तभी चिंजा उसे दान देती है और कहती है, जो खाना मैंने बनाया है वो खाओ और दूसरों की लाइफ में मत घुसो। मजबूरी में लड़का खाना शुरू करता है। वैसे उस लड़की का खाना एक्चुअली टेस्टी होता है, बस थोड़ा ज्यादा नमक होता है। वो मजाक में सोचता है, क्या लेटिस को नमक में उगाया गया था? लेकिन उसकी बहन ठंडी नजर से देखकर कहती है, चुप हो जाओ और खाना फिनिश करो। तभी जुन कोई आता है और अनाउंस करता है कि शूटिंग का पहला दिन खत्म होने वाला है और उसके बाद वोटिंग चैनल ओपन होगा। वो वार्निंग भी देता है कि फर्स्ट प्लेस जीतने पर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज का विनर कल का लूजर भी बन सकता है। फैंस ऑलरेडी वोटिंग के आइडिया से पागल हो रहे होते हैं और प्रोडक्शन की तारीफ कर रहे होते हैं। लेकिन साथ ही टेंशन भी है, क्योंकि जो ग्रुप फर्स्ट आएगा वो सबका टारगेट बन जाएगा। लेकिन ये कंसर्न ज्यादा देर नहीं टिकता, क्योंकि लोगों को गॉसिप पसंद होता है। फुआन पूछती है क्या रोज वोटिंग होगी और क्या पब्लिक वोट करेगी। जंग कोई कंफर्म करता है और कहता है, रैंकिंग रियल टाइम में भी दिखेगी। फाइनल वोट शो के लास्ट दिन होगा, जो विनर डिसाइड करेगा। ये सुनकर लड़की थोड़ी टेंशन में आ जाती है, क्योंकि $1 मिलियन इतनी आसानी से मिलना पॉसिबल नहीं है। उसे समझ आ जाता है कि असली ड्रामा अभी शुरू भी नहीं हुआ है। एक्साइटेड होके जंग कोई पूछता है, क्या सब रेडी हैं वोटिंग के लिए? और व्यूअर्स को इनवाइट करता है अपने फेवरेट बिलियनियर्स को वोट करने के लिए। सब ग्रुप्स के फेसेस टेंस हो जाते हैं और शुएन सबसे ज्यादा नर्वस होती है। तब लिन जिनजो पास आके धीरे से उसके कान में पूछता है, इतनी टेंशन क्यों है? लेकिन वो मना कर देती है और कहती है, सब ठीक है। दोनों के चेहरे बहुत पास आ जाते हैं, इतने पास कि शुएन खुद कंफ्यूज हो जाती है कि ये अचानक इतनी क्लोजनेस क्यों हो रही है। जब वो अलग होते हैं तो लड़की पूरी तरह हिल चुकी होती है। वो सोचती है उस इतनी शर्म क्यों आ रही है एक ऐसे लड़के के पास जिसे वो बेरली जानती है। ये सब बेकार लगता है और वो अपने थॉट्स को साइड कर देती है। अभी के लिए उससे सिर्फ रिजल्ट पर फोकस करना है, जो आधे घंटे बाद आएगा। फाइनली जंग कोई अनाउंस करता है कि फर्स्ट प्लेस प्रोटैगनिस्ट्स का है। उसके बाद चिनजा और चिनजिन, फिर शियाओ यी और येल, और लास्ट में फुआन और फुयू। शुएन थोड़ी वरीड हो जाती है। जीतना एक्साइटिंग है, लेकिन इसका मतलब है बाकी टीम्स उन्हें टारगेट बनाएंगी। उसे लगता है ये वोटिंग नहीं, बल्कि नए दुश्मन बनाने जैसा है। रूम का एटमॉस्फेयर और ज्यादा टेंस हो जाता है, लेकिन ये नॉर्मल है, क्योंकि फर्स्ट प्लेस को $1 मिलियन मिलने वाले हैं। फिर भी शुएन अपना एटीट्यूड मेंटेन करती है और कैजुअली बोलती है कि व्यूअर्स ने असली बिलियनियर्स को बहुत जल्दी पहचान लिया। कितना बोरिंग है उसके साथ। लिन जिनजो भी बोलता है कि कोई सस्पेंस ही नहीं था। कमेंट्स फिर से एक्सप्लोड हो जाते हैं। लोग कहते हैं दोनों को पैसे में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा एरोगेंट वाइब भी आ रहा है। लेकिन इसी से लगता है कि वो सच में रिच हैं, वरना रैंकिंग पर ओवर रिएक्ट करते हैं। आखिर में जंग कोई फैंस को गुड नाइट बोलता है, क्योंकि आज की शूटिंग खत्म हो चुकी है और कल सुबह वापस होगी। अब सबको अपने रूम्स में जाके रेस्ट करना है। ये सुनकर शुएन को बहुत रिलीफ मिलता है। वो लिन जिनजो के पास जाके कहती है कि आज उनका परफॉर्मेंस काफी सक्सेसफुल था। लेकिन लड़का उसे वार्न करता है कि ज्यादा जल्दी सेलिब्रेट मत करो, क्योंकि कल बाकी टीम्स उन्हें एक्सपोज करने की कोशिश करेंगी। शुएन की खुशी थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन वो जानती है कि लड़का सही कह रहा है। बाकी टीम्स चुप नहीं बैठेंगी, लेकिन फिर भी वो अपना मोराल लूज नहीं करेगी। तब शुएन उस लड़के को पास आने को बोलती है ताकि वो बात कर सके, और पूछती है कि मार्शल आर्ट्स की दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है। लड़का जवाब देता है क्या? वो इंटेग्रिटी है। लेकिन शुएन सीधा माना कर देती है और कहती है कि असली चीज ये है कि तुम्हें पता होना चाहिए कब किसी चीज को क्रिटिसाइज करना है। जैसे एक नंगे पैर वाला आदमी जूते पहने वाले से क्यों धारेगा। वो कहती है कि वो इस शो में बिना एक भी पैसा खर्च किए पैसे जीतने आई है, इसलिए वो खुद को नॉर्मल लोगों जैसा नहीं समझती। इस वजह से लड़के को उस पर ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि उसके हिसाब से वो दोनों पक्का 1 मिलियन जीतेंगे। लड़की एक्साइटेड हो जाती है और अपने दोस्त के चेस्ट को टच करके कहती है कि उसने आज बहुत अच्छा काम किया और वो इम्प्रेस हुई है। लेकिन एक चीज हमेशा उसे परेशान करती है कि लड़का उसकी बातों का जवाब क्यों नहीं देता। शायद ये इसलिए है क्योंकि वो अभी इतने क्लोज नहीं है, या फिर इंटिमेसी इशू है, क्योंकि वो फैमिली नहीं है और अभी थोड़ी ही देर से एक दूसरे को जानते हैं। फिर भी वो जानती है कि पार्टनर्स होने के नाते उन्हें अपनी कम्युनिकेशन इंप्रूव करनी होगी, ताकि वो बेटर सिंक में रह सके और शो जीतने के चांसेस बढ़ सके।
इसलिए वो कहती है कि वो दोनों ग्रेट पार्टनर्स हैं। और जब उसने लड़के की तारीफ करती है तो अब उसकी बारी है। ये सुनकर लड़का थोड़ा सरप्राइज हो जाता है, लेकिन शुएन पीछे नहीं हटती और पूछती है कि उसने आज उसकी परफॉर्मेंस के बारे में क्या सोचा और क्या वो कुछ इंप्रूव कर सकती है। प्रॉब्लम ये थी कि लिन जिन जो के दिमाग में सिर्फ ये चल रहा था कि वो कितनी क्यूट लग रही है। वो टमाटर की तरह लाल हो जाता है और लड़की जो बिल्कुल अनजान होती है, उसके फीलिंग्स से वो सोचती है कि वो जवाब क्यों नहीं दे रहा। तभी लड़का हल्का सा मुस्कुरा देता है और शुएन रियलाइज करती है कि ये पहली बार है जब उसने इतनी बड़ी स्माइल देखी है। उसके फेस पर वो स्माइल बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन जब वो बोलता है तो सिर्फ ये कहता है कि उसका बनाया खाना इतना टेस्टी था कि शायद अगली बार वो मना कर देगा। ये सुनकर पूरा मूड खराब हो जाता है और बेचारी लड़की कंफ्यूज रह जाती है कि क्या बोले। सच में वो लड़का बहुत ही अजीब और थोड़ा कड़वा इंसान था। टॉपिक चेंज करते हुए वो कहता है कि रात हो रही है और वो अपने रूम जा रहा है, लेकिन लड़की तुरंत बोल देती है कि उसे भी जाना है ताकि वो दोनों साथ चल सके। दोनों स्टेयर्स पर चढ़ने लगते हैं, तभी लड़का अचानक रुक जाता है और शुएन पूछती है क्या हुआ, लेकिन वो कहता है सामने देखो। वहां येलेन स्टेयर से नीचे आ रही होती है और दोनों तुरंत पूछते हैं कि वो इतनी रात को क्या कर रही है। वो थोड़ी नर्वस होकर बोलती है कि शिया को नींद नहीं आ रही थी और उसने मैसेज किया था। शायद वो नए जगह का आदत नहीं बना पाया है, इसलिए वो चेक करने जा रही है कि वो ठीक है या नहीं। ये सुनकर शुएन मुस्कुरा देती है और कहती है जल्दी जाओ, उसे वेट मत कराओ। येलेन तेज चलने लगती है, लेकिन तभी शुएन को कुछ याद आता है और वो अपने पार्टनर को हल्का सा पुश करती है। वो मुड़कर उसे देखता है और शुएन पूछती है क्या वो अकेला रात में बिना प्रॉब्लम के सो सकता है या उसे कंपनी चाहिए। वो अपनी बात कंप्लीट भी नहीं कर पाती क्योंकि लड़का बीच में ही रोक देता है और पूछता है क्या उसे पता है वो क्या सजेस्ट कर रही है। फिर भी लड़की फ्रेंडली रहती है और पूछती है क्या लिन जिन जो को अलग अलग जगह पर सोने की आदत है या वो बोर हो जाता है। लड़का उल्टा पूछता है अगर वो बोर होता है तो वो क्या करेगी। तब शुएन कहती है कि वो दोनों मैसेजिंग ऐप पर कनेक्ट हो सकते हैं ताकि वो उससे कुछ भेज सके और उसका टाइम पास हो जाए। वो प्रॉमिस करती है कि वो उसकी नींद भरी रात को इंटरेस्टिंग बना देगी और उसकी अकेली खामोश और लंबी रात में थोड़ा कलर भर देगी। लड़के ने लड़की का फोन थोड़ा बेपरवाह तरीके से लिया और उसे वही अजीब सी फीलिंग महसूस हुई जो उसे पहले से होती आ रही थी। शुएन थोड़ी इंपेशेंट लग रही थी और फोन हिलाकर उसे बोल रही थी कि जल्दी क्यूआर कोड स्कैन करके उसे ऐड करे। लिन जिन जो थोड़ी हेजिटेशन के साथ उसे ऐड कर लेता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे लगता है शायद इस सिचुएशन से कुछ अच्छा मिल सकता है। फिर लड़की उसे बोलती है कि अब अपने रूम चला जाएं क्योंकि रात हो रही है और सबको सोना चाहिए। वो उसके पास आती है और कहती है कि वो अपनी ये वाली साइड किसी और को ना दिखाए, सिर्फ लिन जिन जो ही उसे देख सकता है। लड़की के जाते ही लड़का और भी कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि उन दोनों के बीच क्या चल रहा है और ये दोस्ती दिन ब दिन और अजीब होती जा रही है क्योंकि शुएन बहुत मिस्टीरियस है। जब वो अपने रूम पहुंचता है तो फोन चेक करता है। उसमें कुछ फ्रेंड्स के मैसेजेस होते हैं और 3 मैसेजेस शुएन के होते हैं, जिन्हें वो तुरंत खोलता है क्यूरियोसिटी से भरा हुआ। उसमें इंटरनेट के आर्टिकल्स होते हैं जिसमें लिखा होता है कैसे रिच बनने का नाटक करें। ये देखकर वो हल्की सी सांस लेता है, जैसे उसे पहले से ही ऐसा कुछ एक्सपेक्ट था अपनी नई फ्रेंड से। शुएन पूछती है क्या उससे ये टेक्स्ट्स पसंद आए और क्या इससे उसे 1 मिलियन जीतने के लिए थोड़ी मोटिवेशन मिली। वो ये भी बोलती है कि शायद यैन शिया के रूम में गया होगा स्ट्रैटेजी बनाने के लिए और वो दोनों पीछे नहीं रह सकते, इसलिए लड़के को भी अपनी एक्टिंग स्किल्स इंप्रूव करनी चाहिए। उसकी बातें थोड़ी फनी लगती हैं, लेकिन एक और चीज थी जो लिन जिनजो को डिस्टर्ब कर रही थी। इंटरनेट पर सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग हैशटैग था लेजी यंग मास्टर वॉज रिजेक्टेड बाय द एरेस। लोगों ने ये कंक्लूजन छो के एक सीन से निकाला था जहां लड़की ने पूछा था कि एक स्पॉइल्ड इंसान जो कभी कुछ काम नहीं करता वो कुकिंग कैसे जानता होगा। कमेंट्स में लोग बोल रहे थे कि लिन जिन जो युअन को डिजर्व नहीं करता। ये देखकर उसका गुस्सा बढ़ जाता है, इसलिए वो सिर्फ इतना रिप्लाई करता है कि वो लड़की के भेजे हुए चीजें नहीं देखेगा। और जब वो पूछती है क्यों, तो वो कहता है कि वो बस एक लेजी और यूजलेस यंग मास्टर है और व्यूअर्स भी उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे। युअन हंस पड़ती है और ऑडियो भेजकर कहती है कि ये सब बस एक्टिंग है और उसे इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। उसके लिए सब पैसे के लिए है और वैसे भी उन दोनों के बीच कोई रोमांटिक रिलेशन नहीं होगा, तो बस अपना रोल प्ले करना है। ये सुनकर लिन जिनजो और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है
और फोन बेड पर फेंक देता है। जब लड़की पूछती है वो इतनी जल्दी साइलेंट क्यों हो गया, तो कोई जवाब नहीं आता। लड़की को लगता है शायद वो उसकी बात से हर्ट हो गया है, लेकिन उसे लगता है कि वो ऐसा इंसान नहीं है जो इतनी छोटी बात पर स्ट्रेस ले। अगली सुबह किसी ने लड़की के रूम का डोर नॉक किया। वो आधी नींद में डोर खोलती है और पूछती है, इतनी सुबह क्या काम है? यैन बताता है कि उसके दोस्त ने उसे बुलाया है और प्रोडक्शन ने शॉपिंग डे प्लान किया है, लेकिन ब्रेकफास्ट के बाद ही जाना है, इसलिए रेडी हो जाओ। ये सुनकर लड़की के फेस पर स्माइल आ जाती है और वो जल्दी से रेडी होने चली जाती है। लेकिन रूम के अंदर वो बहुत थकी हुई लग रही होती है, क्योंकि उसे लिन जिनजो का कोई रिप्लाई नहीं मिला था और उसे लगता है शायद वो कल की बात से नाराज है। वो सोचती है कि प्रोडक्शन ने कुछ चेंजेस किए हैं, इसलिए उन दोनों को सेम पेज पर रहना होगा। आज उन्हें सबसे ज्यादा फोकस करना है, बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के, क्योंकि वो फर्स्ट प्लेस पर है। तब लिन जिनजो एक्सप्लेन करता है कि वो ऊपर नहीं आ सकता, क्योंकि थर्ड फ्लोर सिर्फ फीमेल कंटेस्टेंट्स के लिए है। ये सुनकर लड़की का दिल हल्का हो जाता है, क्योंकि जब तक वो उससे नाराज नहीं है, सब ठीक है। उसे बस 1 मिलियन जीतने का चांस नहीं खोना है। फाइनली लड़की नीचे आती है और सबको गुड मॉर्निंग बोलती है। कमेंट्स तुरंत एक्सप्लोड हो जाते हैं। लोग पूछते हैं उसका ड्रेस कहां से है। फैंस तुरंत लिंक ढूंढ लेते हैं और उसकी तारीफ करते हैं कि वो एनवायरनमेंट का ध्यान रखती है और लोकल ब्रांड्स यूज करती है। इससे लोग और श्योर हो जाते हैं कि वो एक रिच फैमिली से है। जब कैमरा लड़के के एक्सप्रेशन पर जाता है जो वो लड़की को देख कर दे रहा होता है, इंटरनेट पर लोग पागल हो जाते हैं। सब कहते हैं वो उस पर पूरा फिदा हो गया है या उससे प्यार हो गया है, और सब इस कपल को सपोर्ट करने लगते हैं। फिर भी लड़का अपनी लाल पड़ चुकी शक्ल छुपाने की कोशिश करता है, जबकि उसकी दोस्त उसे बोलती है कि चलो आज का टास्क करते हैं। वो उसके पास आकर पूछती हैं कि कोई इंसान बिना कुछ हाथ में लिए मॉल में कैसे जा सकता है और बिना कुछ खरीदे भी रिच कैसे लग सकता है। लेकिन लिन जिन जो बिल्कुल टेंशन नहीं लेता और बस कहता है कि अपनी इंट्यूशन फॉलो करो। दूसरी तरफ चिन जिन मॉल पहुंचते ही कंप्लेन करने लगता है कि क्या लड़कों को भी आना जरूरी है। उसकी बहन कहती है अगर वो नहीं आएगा तो उसका सामान कौन उठाएगा उधर। फूयू अपनी कार्ड फुआन को दे देता है और बोलता है कि वो खुद शॉपिंग करे, बस स्कैम से बच के रहे। फुआन थोड़ी स्ट्रेस होकर कहती है कि जिसने उससे वॉच बेची थी वो ट्रस्टवर्दी नहीं था, लेकिन ये पहले पता नहीं चला। फिर वो अपने भाई को कॉफी पे भेज देती है और खुद शॉपिंग एंजॉय करती है। इंटरनेट पर लोग कहते हैं काश उनका भी ऐसा भाई होता जो सिर्फ कार्ड दे और साथ ना आए। कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसी गोल्ड कार्ड पाने के लिए डेली 6 डिजिट डिपॉजिट चाहिए होता है। मतलब ये लोग सच में बहुत रिच हैं। फिर शाओ ही भी अपनी गर्लफ्रेंड को कार्ड दे देता है और बोलता है कि वो खुद शॉपिंग करे और जितना चाहे पैसा उस करे वो, और फूयू कैफे में वेट करेंगे। लेकिन लड़की ऑकवर्ड फील करती है और कहती है यूस इतने पैसे की जरूरत नहीं। लड़का मुस्कुरा कर पास आता है और कहता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है, इसलिए शर्माने की जरूरत नहीं, बस एक्सेप्ट कर लो। ये सब देखकर शुइन और लिन जिनजो को थोड़ा डिस्गस्ट फील होता है। लिन जिनजो तो चाहता है कि ये कपल जल्दी ब्रेकअप कर ले, और शुइन को उनका अफेक्शन देखकर सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट हो रहा होता है। अटेंशन लेने के लिए चिन जिन अपनी बहन को पुश करता है और कहता है कि वो भी उसका कार्ड ले सकता है। लोग कमेंट करते हैं कि आज का दिन शायद ये compete करने का है कि किसके पास सबसे महंगा कार्ड है, और दूसरों को पैसे खर्च करते देखना कितना सेटिस्फाइंग है। लेकिन सबकी नजर एक चीज पर पड़ती है कि लिन जिन जो ने अभी तक कोई मूव नहीं किया। तब शुइन मौका देखकर पूछती है क्या वो अपनी दोस्त के लिए कुछ नहीं करेगा, चाहे वो उस पसंद ना करता हो, लेकिन कम से कम प्रिटेंड तो करना चाहिए। उसकी बात सीधा लड़के के दिल पर लगती है, क्योंकि वो जानती है कि वो अपना रेंट भी मुश्किल से अफोर्ड करता है, तो उसके पास डायमंड या प्लैटिनम कार्ड तो हो ही नहीं सकता। वो तुरंत सिचुएशन संभलने के लिए उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि वो सिर्फ फ्रेंड्स हैं, इसलिए उसे पैसे देने की जरूरत नहीं। उसके पास खुद का पैसा है और उसे किसी आदमी की जरूरत नहीं है। वो ये भी कहती है कि लड़का उसे एम्बैरस नहीं कर रहा, बल्कि वो उस इतना जानता है कि वो दूसरों के पैसे खर्च करने वाली नहीं है और ना ही अपीयरेंस के लिए ऐसा करती है। ये सुनकर कमेंट्स फट पड़ते हैं। लोग कहते हैं एमसी नए जमाने की स्ट्रॉन्ग फेमिनिस्ट वुमन को रिप्रेजेंट करती है जो मर्दों के पैसे पर डिपेंड नहीं करती। साथ ही लोग कहते हैं उसका कॉन्फिडेंस ही प्रूफ है कि वो असली बिलियनर है। लड़की क्लियर कर देती है कि ये सिर्फ उसकी पर्सनल सोच है
और सबकी ओपिनियन अलग हो सकती है। ये बात फुआन को थोड़ा इरिटेट कर देती है। फिर वो लिन जिन जो की तरफ मुड़कर कहती है कि लड़का होने के नाते उसका लड़कियों के ग्रुप के साथ मॉल में घूमना थोड़ा ऑकवर्ड होगा। इसलिए वो उसे एनकरेज करती है कि वो दूसरे लड़कों के साथ जाके कॉफी पिए। लड़का तुरंत मान जाता है, लेकिन जैसे ही वो जाता है, शुइन को याद आता है कि उसके पास पैसे ही नहीं है। वो उसे बिना कुछ दिए जाने नहीं दे सकती, इसलिए वो उससे थोड़ा पैसा ट्रांसफर कर देती है। लड़का कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन वो समझा देती है कि ये पानी लेने के लिए है। लेकिन जब वो देखती है कि एक बॉटल वाटर की प्राइस 25 युआन है, तो वो शॉक हो जाती है। वो बार बार टाइप करती है, कैसे एक पानी की बॉटल इतनी महंगी हो सकती है। वो कंजूस नहीं थी, लेकिन उसे पता था कि पैसा कमाना आसान नहीं होता, स्पेशली जब लड़का अभी सिर्फ 21 साल का है और प्रॉपरली सोसाइटी में एंटर भी नहीं हुआ। इसलिए वो कहती है, जितना हो सके पैसा बचाओ। क्यूट होने से सब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। वो कहती है, शॉपिंग के बाद वो उसे मिल्क पिलाने ले जाएगी, लेकिन वो मजाक में अपने भेजे हुए पैसे वापस भी मांग लेती है। ये देखकर लिन जिन जो के फेस पर स्माइल आ जाती है। उससे अच्छा लगता है कि इतनी बातों के बाद भी वो दोनों साथ टाइम स्पेंड करने वाले हैं। उधर येलेन नोटिस करती है कि उसकी दोस्त थोड़ी डिस्ट्रैक्टेड है और पूछती है, क्या बात है? वो कहती है, कुछ खास नहीं, बस उसका दोस्त उससे बात कर रहा है। तब जजा मजाक में कहती है, क्या वो दोस्त उसका बॉयफ्रेंड है? लेकिन शुइन तुरंत मना कर देती है। वो कहती है कि ना उसका कोई बॉयफ्रेंड है और ना ही उसके पास इतना पैसा है कि वो प्यार में पड़े। ये सुनकर फैंस रुक नहीं पाते और बोलते हैं कि लिन जिन जो को इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन उसमें अभी टाइम लगेगा। तब फुआन अपने यूजुअल प्रोवोकेटिव टोन में बोलती है कि उससे लगता है वो दोनों एक परफेक्ट पेयर हैं। लेकिन येलेन तुरंत टॉपिक चेंज कर देती है और बोलती है कि फुआन के हाथ में जो ड्रेस है वो उस पर बहुत सूट करेगी। लड़की भी अग्री कर लेती है, लेकिन उस ड्रेस में कुछ फेमिलियर सा लगता है। तब चिंजा बोलती है कि शायद ये वही ड्रेस है जो श्वाइन ने कल पहनी थी। वेबसाइट पर उसकी प्राइस 28,000 है। स्टाइल सिमिलर है, लेकिन प्राइस बहुत डिफरेंट है। फिर भी प्रोटैगनिस्ट ने उससे काफी बेटर डील में लिया था। फुआन कंफ्यूज हो जाती हैं कि दोनों ड्रेसेस सेम कैसे हो सकती हैं, क्योंकि थ्रिफ्ट स्टोर के कपड़े 28,000 वाले ड्रेस से कंपेयर नहीं हो सकते। तब शुआइन कामली बोलती है कि डिफरेंस तो है, क्योंकि वो नॉर्मली 20 गुना महंगा कपड़ा खरीदती है। ये सुनकर फुआन और ज्यादा स्ट्रेस्ड हो जाती हैं। फैंस और ज्यादा शुआइन की तारीफ करने लगते हैं। वो कहते हैं कि वो हमेशा हाई क्वालिटी कपड़े पहनती हैं और ऑफिशियल वेबसाइट पर भी फैब्रिक ऑलमोस्ट सेम होता है। महंगा वाला सिर्फ ब्रांड की वजह से महंगा होता है। इससे लगता है कि शुआइन स्मार्ट कंज्यूमर है और नेगोशिएशन में भी क्लेवर है। लेकिन फैंस के दिमाग में एक डाउट भी आता है, क्या शुआइन सच में रिच है, जो केयरफुली स्पेंड करती है, या फिर उसके पास पैसे ही नहीं है? लोग नोटिस करते हैं कि उसने अब तक कुछ खरीदा नहीं और ना ही कोई लग्जरी चीज या कार दिखाई है। थोड़ी देर बाद फुआन सेल्स वुमन से स्टोर के न्यू कलेक्शन के बारे में पूछती है और वो उससे एक लॉन्ग ड्रेस देती है, बोलकर कि वो उसमें बहुत सुंदर लगेगी। लेकिन फुआन का असली मकसद कुछ और होता है। वो दिखाना चाहती है कि शुआइन जैसा ड्रेस पुराना है और उसके हाथ वाला ड्रेस नया है। फिर वो उस ड्रेस को शुआइन की तरफ बढ़ाकर बोलती है कि ये उस पर और भी ज्यादा अच्छा लगेगा और उसे ट्राई करना चाहिए। यान भी सपोर्ट करती है और कहती है कि शुआइन के लॉन्ग लेग्स इस ड्रेस में परफेक्ट लगेंगे। फैंस तुरंत फुआन की साइड ले लेते हैं। उन्हें लगता है वो अनोइंग है, लेकिन इस बार वो सही है और सब देखना चाहते हैं शुआइन उस ड्रेस में कैसी लगेगी। साथ ही उन्हें लगता है शायद वो उसे फोर्स कर रही हैं पैसा खर्च करने के लिए, क्योंकि मॉल एपिसोड का मैं पर्पस ही शॉपिंग है। शुआइन थोड़ी ऑकवर्ड फील करती है, लेकिन वो ड्रेस देखकर इम्प्रेस्ड हो जाती है। वो सच में बहुत सुंदर होता है, लेकिन उसकी प्राइस और भी शॉकिंग होती है, लगभग 47,000। वो अपने दिमाग में कैलकुलेशन करने लगती है। अगर वो 1 मिलियन नहीं जीती तो 1 लाख में से हाफ शेयर के बाद उसके पास सिर्फ 50,000 बचेगा, और अगर वो ड्रेस खरीदती है तो सिर्फ 3,000 ही बचेंगे। इसलिए वो इतना महंगा परचेज नहीं कर सकती। फिर भी फुआन इंसिस्ट करती है और बोलती है कि यान ने भी कहा है ये ड्रेस उस पर सूट करता है, और अगर उसने नहीं खरीदा
तो वो रिग्रेट करेगी। तब शुआइन समझ जाती है कि फुआन का गेम क्या है। वो फेक फ्रेंडशिप दिखाकर उसे पैसे खर्च करने और एम्बैरस करने की कोशिश कर रही है। लेकिन शुआइन के पास हमेशा जवाब रेडी होता है। वो कहती है कि वो मटीरियल चीजों पर ज्यादा पैसा खर्च करना पसंद नहीं करती, क्योंकि उसे ये वल्गर लगता है। सेल्स वुमन थोड़ी क्यूरियस होकर उन्हें देख रही होती है, क्योंकि एक रिच इंसान का ऐसे बिहेव करना थोड़ा अजीब लग रहा था। तब फुआन वही सवाल पूछ लेती है जो वो शुरू से पूछना चाहती थी। क्या शुआइन के पास बिल्कुल पैसा नहीं है? ये सुनकर शुआइन का एक्सप्रेशन थोड़ा डार्क हो जाता है, लेकिन वो फिर भी सिचुएशन हैंडल कर लेती है और पूछती है कि अगर वो ड्रेस खरीदती है तो फुआन को कितना कमीशन मिलेगा। ये सुनकर फुआन थोड़ी अलर्ट हो जाती है। शुआइन हल्की सी सरकास्टिक स्माइल के साथ पूछती है कि स्टोर उससे कितना सैलरी देता है और वो इतनी मेहनत क्यों कर रही है। शायद वो एक नया डिजाइनर बैग खरीदना चाहती है। ये सुनते ही फुआन गुस्से में आ जाती है और बोलती है, बकवास बंद करो। लेकिन फैंस ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया होता है कि सेल्स वुमन फुआन से ज्यादा काम लग रही है और फुआन ही ज्यादा डेस्परेट है। अब सब वेट कर रहे होते हैं उस मोमेंट का जब शुआइन अपनी असली परचेसिंग पावर दिखाएगी और कुछ बहुत महंगा खरीदेगी। तब असिस्टेंट बीच में बोल पड़ती हैं और कहती हैं कि वो प्रूव कर सकती हैं कि फुआन स्टोर की स्टाफ नहीं है। फिर वो शुआइन के पास आकर कहती हैं कि वो यहाँ काम नहीं करती और दूसरों के मामले में तंग अड़ाना बंद करें। लेकिन शुएन अपनी जगह बिल्कुल स्ट्रांग रहती है और कहती हैं कि अगर वो ड्रेस नहीं खरीदती तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास पैसे नहीं हैं, बल्कि ये है कि सामने वाली औरत ये डिसाइड नहीं कर सकती कि वो अपना पैसा कब और किस पर खर्च करे। ये सुनकर फुआन बिल्कुल चुप हो जाती है। तभी स्टोर मैनेजर आ जाती है, जिससे दोनों का ध्यान उधर चला जाता है। वो सीधा शुएन से बात करती है और परमिशन मांगती है। शुएन पूछती है क्या हुआ, तो मैनेजर अपना नाम जेन यंग बताती है और बोलती है कि उसके बॉस ने कहा है कि वो न्यू कलेक्शन से कोई भी पीस फ्री में चूज कर सकती है। ये सुनते ही शुएन शॉक हो जाती है। बाकी लड़कियां भी हैरान रह जाती हैं। तुरंत जेन यंग अपनी स्टाफ को बोलती है कि न्यू कलेक्शन के सारे कपड़े पैक करके मिस शुएन को दे दिए जाएं और मुस्कुराकर कहती है, टेंशन मत लो, ये गिफ्ट है। वो ये भी बताती हैं कि बॉस ने खुद कहा है कि ऐसी एलिगेंट लेडी का उनके स्टोर आना उनके लिए ऑनर है। तब तक स्टाफ कपड़े पैक कर रही होती है और सोचती हैं कि शुएन बस एक्टिंग कर रही थी और उसके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन उससे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी स्ट्रांग निकलेगी। अब वो बॉस की फेवरेट बन गई थी और शायद अपनी राइवल को ही मदद करती। दूसरी तरफ शुएन खुद को कंट्रोल कर रही होती है ताकि रो ना पड़े, क्योंकि ये सब उसके लिए सपने जैसा लग रहा होता है। कमेंट्स में लोग जल रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि ये शहर का सबसे बड़ा मॉल है और सच में बोला गया है कि उसका आना ऑनर है। लोगों को और ज्यादा यकीन हो जाता है कि वो ही असली बिलियनर है। लेकिन बैग्स लेने से पहले शुएन सोचती हैं कि कौन इतना काइंड हो सकता है जो ऐसा गिफ्ट दे दे। इमेज खराब होने के डर से वो डिसाइड करती है कि मना कर देना बेटर होगा। लेकिन उससे पहले मैनेजर बोल देती है कि अगर उसने मना किया तो बॉस बहुत एम्बैरेस्ड हो जाएगा और शायद इस शहर में रह भी नहीं पाएगा। फैंस कह रहे होते हैं कि अगर वो होते तो पूरा स्टोर खाली कर देते। शुएन हल्का सा स्माइल करके बोलती है, बॉस को थैंक्स बोल देना। वो ज्यादा कुछ नहीं बोलती, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं उसकी असली आइडेंटिटी एक्सपोज ना हो जाए। इसलिए बाद में स्टोर से कांटेक्ट करने का प्लान बनाती है। इंटरनेट पर लोग सोचने लगते हैं कि शुएन और मॉल ओनर के बीच क्या रिलेशन हो सकता है। कुछ बोलते हैं शायद वो उस पर क्रश करता हो, और फिर सब लिन जिनजो की बात करने लगते हैं, जैसे अब उसके सामने कंपटीशन आ गया हो। फिर ग्रुप शॉपिंग कंटिन्यू करता है, लेकिन बाकी लड़कियां बिल्कुल खुश नहीं होती। फुआन का मूड पूरी तरह खराब हो जाता है, क्योंकि स्टोर में उसकी पूरी बेइज्जती हो चुकी थी। वो मॉल में एक सेकंड भी और रहना नहीं चाहती। बाकी सब लोग शुएन और मॉल ओनर के कनेक्शन के बारे में बात करते रहते हैं, क्योंकि ज्यादातर बिजनेसमैन 40s में होते हैं, इसलिए ये कनेक्शन थोड़ा अजीब लग रहा होता है। प्रोडक्शन साइट पर एक सी अमेरमान जोंग कोई से पूछता है कि इतना परफेक्ट लड़का उससे कहाँ मिला, क्योंकि सेल्स ग्रुप के हेड बॉस तक ने खुद शुएन से मिलकर बात की और उनके स्पॉन्सर्स में भी कोई इतना पावरफुल नहीं था। डायरेक्टर बताता है कि उसने बहुत अच्छे एक्टर सेलेक्ट किए हैं, शायद उनके एक्सपेक्टेशन से भी बेटर।
लेकिन सच ये है कि जब उसने उन दोनों को ढूंढा था, तब शुएन और लिन जिनजो के पास न जॉब थी न रहने की जगह। वो लोग बस किसी जगह छुप कर सो जाते थे, और उसने ही उनके लिए 3 दिन का मोटेल अरेंज किया था। ये सुनकर प्रोड्यूसर और क्यूरियस हो जाता है और पूछता है कि फिर मॉल के हेड बॉस का सीन क्या था। तब जोंग कोई बताता है कि लगता है उन्होंने शो से मिले पैसे से अपने खुद के एक्टर्स हायर कर लिए थे। आखिर यह सिचुएशन बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं लग रही थी, फिर भी पूरे मामले में कुछ अजीब था, और आदमी बार बार सोच रहा था कि क्या ये लोग सच में एक्टर्स हैं। आधे घंटे बाद लिन जिनजो को बुलाया गया, क्योंकि वो फोन में घुसा हुआ हंस रहा था। तब चिन जिन ने पूछा क्या वो कोई परवर्ट है या प्यार में है। हमेशा की तरह ड्राई टोन में वो उल्टा पूछता है, उसकी प्रॉब्लम क्या है। तब लड़का जल्दी से बात बदलकर पूछता है, क्या पीना है। वो बोलता है, आइस्ड कॉफी। लकीली शियाई सबका बिल देने को रेडी हो जाता है, लेकिन चिनजिन बोलता है अमाउंट इतना छोटा है कि आर्ग्यू करने लायक भी नहीं, इसलिए वो पे कर देगा। फिर तीनों फिर से एक दूसरे का बिल देने की जिद में लग जाते हैं। लिन जिन जो चुपचाप वहां से निकल जाता है और कहता है उसे प्राइवेट फोन कॉल करनी है ताकि कोई फॉलो ना करे। बाहर कॉल पर दूसरी तरफ से आदमी पूछता है क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। वो बताता है कि उसकी एक फ्रेंड ग्रुप के मॉल में शॉपिंग कर रही हैं, इसलिए किसी को सेट करना होगा ताकि वो इंपॉर्टेंट लगे। कॉल पर जो बंदा था वो ग्रुप का प्रेसिडेंट निकला। वो पूछता है अगर लड़की पे करने पर इंसिस्ट करे तो क्या करना है। लिन जिन जो कहता है वो नहीं करेगी, बस ऐसा अरेंजमेंट हो कि वो सब गिफ्ट्स एक्सेप्ट कर ले। अब उससे बस लड़की का नाम और फोटो भेजना था ताकि काम तुरंत शुरू हो सके। वो शुइन को डिस्क्राइब करता है, एक लॉन्ग वाइट ड्रेस वाली बहुत प्रिटी लड़की, और बोलता है जो भी गिफ्ट्स दिए जा रहे हैं सब उसके अकाउंट में डाल देना, लेकिन उसका नाम बिल्कुल मेंशन ना हो। कॉल कट करके वो फोन को देखते हुए सोचता है क्या ये सब करके वो उसके लिए अच्छा पार्टनर बन पाएगा। इधर शुएन और बाकी लड़कियां कैफे पहुंचती हैं और तुरंत नोटिस करती हैं कि उसका दोस्त वहां नहीं है। वो पूछती है लिन जिन जो कहाँ गया। तब शियाई अजीब नजर से देखकर कहता है उसे पुलिस स्टेशन ले गए हैं। ये सुनकर वो शॉक हो जाती है और घबराकर पूछती है क्या हुआ। शियाई बताता है कि जब तीनों बिल पर लड़ रहे थे तब एक औरत ने कैफे के गेट पर बम चिल्लाया। फिर मॉल सिक्योरिटी लिन जिन जो को पुलिस स्टेशन ले गई। ये सुनकर फुआन मजाक उड़ाती है कि इतना हैंडसम लड़का ऐसी सिचुएशन में फंस गया। येलान को बुरा लगता है क्योंकि उसे लगता है ऐसे लोगों को शो में नहीं होना चाहिए। कमेंट्स भी डाउट करने लगते हैं क्योंकि लिन जिन जो काफी कंपोज लगता था। कुछ लोग वोट वापस लेने की बात करते हैं और कुछ उसे शो से निकलने की। शुएन के दिमाग में ख्याल आता है क्या सच में वो बदतमीजी करके पकड़ा गया है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उसका 1 मिलियन दया। लेकिन वो अपने आप को समझती हैं कि वो लड़का ऐसा नहीं है जो बिना वजह गलत करे। शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, इसलिए वो सच जानने का फैसला करती है। ना सिर्फ दोस्त के लिए बल्कि प्राइज के लिए भी वो पूछती है किस पुलिस स्टेशन ले गए हैं। तब शियाओई रास्ता बताता है और कहता है पैदल जा सकती हो। उसकी बात खत्म होने से पहले ही वो दौड़ पड़ती है। वहां पहुंचकर वो हाँ पते हुए पूछती है लिन जिन जो कहाँ है, और कहती है वो उसकी फ्रेंड है। पुलिस ऑफिसर बोलता है यहां एक ग्रुप डिस्टर्बेंस का है और एक विमेन हरासमेंट का, इसलिए बताओ तुम किस वाले की दोस्त हो। लड़की कहती है शायद हरासमेंट वाले का। ऑफिसर उसे ले जाता है और पूछता है क्या बेंच पर बैठे 2 में से कोई तुम्हारा दोस्त है। वो राहत की सांस लेती है क्योंकि वहां लिन जिनजो नहीं होता, और बोलती है मेरा दोस्त इतना अगली नहीं है। ये सुनकर दोनों गुनहगार ऑफेंड हो जाते हैं। उनमें से एक पूछता है क्या तुम उस अनोइंग लड़के की फ्रेंड हो जिसने उसके भाई को मारा, और कहता है वो इसकी कीमत चुकाएगा। ये सुनकर थोड़ा सुकून मिलता है क्योंकि लगता है जो लड़कियों को परेशान कर रहे थे वो ये दोनों ही थे, और लिन जिन जो ने बीच में इंटरफियर किया। गुस्से में वो बोलती है तुम लोग तो बिल्कुल ठीक लग रहे हो, नाटक मत करो। तब एक आदमी चेस्ट पकड़कर बोलता है हमें इंटरनल इंजरीज हैं। पुलिस ऑफिसर फिर उन्हें चुप रहने को कहता है। पुलिस दोनों आदमियों को चुप रहने को कहती है क्योंकि अगर उन्होंने लोगों की शांति भंग ना की होती तो आज उन्हें इंटरनल इंजरीज का नाटक नहीं करना पड़ता। इस मौके का फायदा उठाते हुए शुई रोने का ड्रामा करती है और कहती है कि ये दोनों अपनी शक्ल से ही डरा रहे थे और ऊपर से उसे धमका कर पैसे निकालने की कोशिश भी कर रहे थे।
इसलिए इन्हें बिना सजा के छोड़ा नहीं जा सकता। उनमें से एक आदमी गुस्से में उठकर चिल्लाता है और कहता है कि वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। लेकिन ये शुई के लिए परफेक्ट मौका होता है और वो और डरने का नाटक करते हुए कहती है कि देखिए, अभी भी मुझे धमका रहा है, इसलिए इसकी सजा डबल होनी चाहिए। आदमी पागल हो जाता है और पुलिस को समझाने की कोशिश करता है कि ये सब झूठ है और उन्होंने ना धमकाया ना कुछ किया। लेकिन पुलिस पहले ही फैसला कर चुकी होती है। पुलिस ऑफिसर उन दोनों से इरिटेट होकर कहता है कि पुलिस स्टेशन के अंदर भी लोगों को परेशान करने की हिम्मत कर रहे हो। दूसरा ऑफिसर शुइंग को तसल्ली देता है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है ये, क्योंकि दोनों को सजा मिलेगी। फिर वो मुस्कुराते हुए कहता है कि उसका दोस्त बहुत हिम्मत से लड़ा है और स्टेटमेंट देने के बाद चला जा सकता है। वो ये भी बोलता है कि लड़का लड़ने में काफी अच्छा है और सीसीटीवी में क्लियरली दिख रहा था कि उसने एक औरत को बचाया। लगभग हीरो जैसा लगा। आजकल बहुत कम लड़के ऐसा करते हैं। ये सुनकर शुइन के चेहरे पर सच्ची वाली स्माइल आ जाती है, क्योंकि उसे लिन जिनजो से ऐसी उम्मीद नहीं थी। जब वो रूम में जाती है तो लड़का चेयर पर सर झुकाए बैठा होता है और उसे देखते ही आंख उठाता है। शुइन तुरंत उसका हाथ पकड़कर पूछती है क्या वो ठीक है, क्योंकि वो बहुत परेशान थी। लड़का उल्टा पूछता है कि वो उसके लिए परेशान थी या पैसों के लिए। लड़की दांतते हुए कहती है आधा प्राइस तो उसका भी है, लेकिन उसकी फिक्र भी हो रही थी। लड़का हल्का सा मुस्कुरा देता है। उसे पता होता है कि वो पैसे की दीवानी है, पर दिल की बुरी नहीं है। उसके इतने पास आने से शुइन घबरा जाती है और बात बदलते हुए कहती है चलो अब यहां से चलते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिन से जब भी लिन जिनजो स्माइल करता है उसका चेहरा उसके दिमाग में घूमता रहता है। लेकिन वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। बाहर आते ही वो कहती है कि चाहे जो हो, एक खूबसूरत औरत को बचाना हीरो जैसा काम था। लेकिन लड़का बात बदलते हुए पूछता है क्या शॉपिंग हो गई? एक्साइटेड होकर शुइन बोलती है कि उसे एक बहुत अजीब इंसान मिला जिसने हर स्टोर से फ्री कपड़े दे दिए। वो पूछती है कहीं कोई उसका फायदा तो नहीं उठा रहा। ये सुनकर लिन जिनजो रुक जाता है और उसके करीब आकर पूछता है क्या तुम्हें लगता है कोई तुम्हारा फायदा उठा रहा है? लड़की हंस पड़ती है। अगर उसके पास इतना पैसा होता तो वो अपना रेंट खुद भर सकता था। तभी उनकी बातचीत एक गाड़ी के रुकने से टूट जाती है, जिसमें से जोंग कोई गुस्से में बाहर आता है और पूछता है ये सब क्या हो रहा है? शुइन जल्दी से समझती है कि ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग थी और लिन जिनजो ने हीरो की तरह एक्ट किया था। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि इंटरनेट पर कहानी अलग चल रही होती है। जब प्रोड्यूसर इस बात का जिक्र करता है तो शुइन तुरंत फोन निकलती है और शॉक हो जाती है। किसी ने पोस्ट कर दिया था कि लिन जिनजो को एक औरत को परेशान करने के लिए अरेस्ट किया गया है और लोग डिमांड कर रहे हैं कि उन दोनों को शो से बाहर निकाला जाए।